हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है आप लोगों को सीटेट के कुछ प्रश्न जो है उसको जो है अभ्यास करवाने वाले हैं। तो इसमें देखिए सीटेट का जो है ये चैप्टर जो है बुद्धि से है। तो इस चैप्टर में जो भी 30 क्वेश्चन दिया गया था तो उसके आधार पे आप लोग जो है टेस्ट सीरीज इसमें लगाइए, देखिए कि कितना सही कर पाते हैं। और वैसे भी रिवीजन हो जाएगा और एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक आ गया है, 31 तारीख को एग्ज़ाम है। तो फिर इस तरह से ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जल्दी से जल्दी सेट लगाया जाए और अपने रिजल्ट को सुनिश्चित किया जाए। तो चलिए लगा के देखते हैं। जो है पहला क्वेश्चन है, सत्य तथा तथ्य की दृष्टि से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। बुद्धि के संदर्भ में दिया गया कथन यह किसका है? तो जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, इसमें पहले से टिक लगा हुआ है, तो यही इसका आंसर है। ये जो है थॉर्नडाइक का दिया हुआ है, तो ये जो है थॉर्नडाइक ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बुद्धि के संदर्भ में जो है कथन, बुद्धि नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है। देखिए स्टेटमेंट ए दिया हुआ है कि बुद्धि जो है नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है और बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो इसमें ऑप्शन ये जो है स्टेटमेंट देखने से ही लग रहा है कि जो है सारा का सारा होगा। तो इसमें जो है ये सभी हो जाएगा, यानी बुद्धि जो है नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता भी है और बुद्धि जो है सीखने की योग्यता है, बुद्धि मूर्त चिंतन की योग्यता भी है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4, ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुद्धि व्यक्ति की वह समुच्चय या सार्वभौमिक क्षमता है जो उसे उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने, तर्कपूर्ण चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन में सहायता करती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वेस्लर ने दिया है। यह कथन जो है वेस्लर ने दिया है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि को निर्धारित करने वाला कारक है? तो बुद्धि का जो निर्धारित करने वाला कारक है, तो इसमें ऑप्शन में देखिए वंशानुगत कारण, वातावरणीय कारण और 3 में जो है वंशानुगत और वातावरणीय दोनों कारक जो है। उसके बाद 4 जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है बुद्धि को निर्धारित करने वाला 2 तरह से जो है बुद्धि को निर्धारित किया जाता है। पहला वंशानुगत और वातावरणीय दोनों कारणों से बुद्धि जो है प्रभावित होता है। तो इस तरह से एक तो जिसके माता पिता अगर अच्छे तेज़ दिमाग वाले हैं, अच्छी बुद्धि क्षमता वाले हैं, तो उसका संतान में भी वो गुण पाया जाता है। और दूसरा होता है कि उसका परिवेश, वातावरण जिस तरह का होगा उसका बुद्धि जो है डेवलप उसी तरह से होगा। तो यह हो जाएगा दोनों चीज़। तो ये बार बार क्वेश्चन आता रहता है, तो आप लोग जो है इसको सही से टिक कीजिएगा। और जो भी हो, तो कभी भी बुद्धि वाला आए कि किसका निर्धारण करता है, तो इसमें सब जो हो वंशागत और वातावरण दोनों कारण होता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर जो है 5। देखिए, यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण में सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो वह क्या होगा? तो इसमें जो है 5वां क्वेश्चन के यहाँ पर है, यह जो बुद्धि की परिभाषा है किसने दिया है? तो ये जो बुद्धि की परिभाषा है यह कॉलविल ने दिया था कि यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण में सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। तब उसने कहा था उसमें बुद्धि है, सामंजस्य करना सीख लिया है। तो इस ये परिभाषा जो है किसने दिया था? एक बार फिर से परिभाषा को देख लीजिए, क्योंकि वह वहाँ पर जो आएगा तो फिर पकड़ नहीं पाइएगा। कह रहा है कि यदि व्यक्ति अपने वातावरण में सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। यह कथन किसने कहा था? तो यह कहा था कॉलविल ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि की परिभाषा नहीं है? अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि बुद्धि की परिभाषा नहीं है, तो कौन है? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये हो सकता है। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, ये भी सही है। जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है, ये भी सही है। बुद्धि जो है, आप देखिए चौथा लिखा हुआ है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्ति बुद्धि है। तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए जो है प्रयुक्त उक्ति जो है
बुद्धि है, तो ये सब राजनीतिक, ये सब बुद्धि के परिभाषा में नहीं आता है, तो इसलिए ये चौथा जो है गलत हो जाएगा। चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे कि पराघटक और बुद्धि द्वारा लिया जा सकने वाला विविध रूपों में जैसे कि सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, तो वह क्या है? तब वह जो है स्टर्नबर्ग का बुद्धि का चित्रण सिद्धांत है। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे कि बुद्धि द्वारा ली जा सकने वाले विभिन्न रूपों में सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, तो वह क्या है? तो वह है स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रयंत्रिक सिद्धांत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए व्यवधानीपूर्वक कार्यों का उपयोग करती हैं, वह डैश से प्रभावित है। क्या चीज़ से प्रभावित है? तो करें, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए व्यवधिक पूर्व कार्यों का उपयोग करती है और वह डैश से प्रभावित है। तो वह जो है, इसमें ऑप्शन है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, या कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, या गार्डनर के बहुबुद्धिक सिद्धांत से, या वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। तो इसमें हो जाएगा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। ये इसका सही आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है वह बीने ने दिया था। किसने दिया था? बीने ने। तो इसका सही आंसर है बीने। चलिए, इसका बुद्धि का एक कारक सिद्धांत बीने ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, तार्किक गणितीय बुद्धि से डैश से संबंधित है। तो तार्किक गणितीय बुद्धि जो है यह बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान होता है? तो अंतरिक्ष यात्रा के दौरान एक बार पूछा भी हुआ है ये क्वेश्चन सीटेट में। तो यह जो अंतरिक्ष यात्रा के दौरान जो होता है, स्थानिक बुद्धि का प्रयोग होता है। स्थानिक बुद्धि का प्रयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान होता है। वहाँ भाषाई बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि और संगीत बुद्धि का प्रयोग नहीं होगा, वह स्थानिक बुद्धि का प्रयोग होगा वहाँ पर, स्थानिक बुद्धि का। चलिए अगला है, प्रत्येक, ये 12 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होती है, यह कथन निम्नलिखित में से किसने दिया था? प्रत्येक बुद्धि जो है एक दूसरे से भिन्न होता है, यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन जो है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। यह ऑप्शन इसका 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है कि तरल तथा ठोस बुद्धि सिद्धांत थॉर्नडाइक जो है यह नहीं दिया था। तरल और ठोस बुद्धि सिद्धांत थॉर्नडाइक ने नहीं दिया था। जैसे एक कारक का सिद्धांत टर्मन ने दिया है। ये इसको देख लीजिए क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछता है, और जितने भी कारक सिद्धांत वाला है वो उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक न एक कारक का जो ये भी एक कारक, द्विकारक, समूह कारक, इसमें जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, वो सारा का सारा उसमें से एक न एक रहता ही है। तो इसलिए इसको याद कर लीजिए। जैसे इसमें चलिए रिवीजन करवा देते हैं। इसमें एक कारक का सिद्धांत जो टर्मन ने दिया था, द्विकारक सिद्धांत जो है स्पीयरमैन ने दिया था, और समूह कारक सिद्धांत जो है थ्रस्टन ने दिया था, और जो है बहु कारक सिद्धांत जो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है ना शायद थॉर्नडाइक ने दिया था, बहुबुद्धि सिद्धांत। उसके बाद और हीट एंड ट्रायल मेथड भी थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? तो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है, तो इसमें एक होता है द्विकारक सिद्धांत में जो है यह अभी पढ़े हैं कि द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। तो उसमें जो है दो कारक में एक इसमें आता है, सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में 2 प्रकार की मानसिक योग्यता की आवश्यकता होती है। प्रथम मानसिक योग्यता और द्वितीय मानसिक योग्यता। तो यह क्या कहे थे स्पीयरमैन साहब ने द्विकारक का सिद्धांत दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के बहुकारक
बहुकारक सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे। अभी देखिए ऊपर में दिया था, तो इसमें जो लिखा हुआ है बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस सिद्धांत के अनुरूप है? तो बुद्धि कई तत्वों का समूह होता है और यह प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। प्रत्येक तत्व में कोई योग्यता निहित होती है। तो यही था इसका सही आंसर 1। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टि से बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही विशिष्ट प्रदर्शित करते हैं। प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं वो इसमें दिया गया है कि एक ही क्षेत्र में जो है विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसा बात नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं वह बहुत सारे जो विशिष्टता में को प्रदर्शित करने के लिए होते हैं, उसमें बहुत सारी क्षमताएं होती हैं, इसलिए बहुबुद्धि सिद्धांत जो होता है उसमें ज़्यादा होता है और हर एक चीज़ में वो ठीक ठाक कर लेते हैं। और चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 17, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय एक को। तो इसमें बहुबुद्धि सिद्धांत जो है जो निहितार्थ देता है, लेकिन इसमें एक गलत है, उसको छोड़ के बाद बाकी सबको देता है। तो देखिए संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। ये उसके बाद है विषयों को विभिन्न तरीकों दो में है कि बुद्धि प्रक्रम संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। ये और उसके बाद विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। जो बहुबुद्धि होगा ये विषयों को बहुत सारे तरीकों से प्रस्तुत करेगा। उसके बाद चौथा है विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। तो यह बहुबुद्धि सिद्धांत वाले ही कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन 2 होगा, जो इसमें बहुबुद्धि सिद्धांत के अंदर में नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है। बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बालक के विकास की दृष्टि से सही नहीं है? शैक्षिक मार्गदर्शन, या बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना, या तीसरा है अच्छी अधिगम प्रणाली के प्रयोग के लिए बुद्धि परीक्षण करना, या बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना। तो इसमें से जो सही आंसर है ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका। जो आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है, बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बालक के विकास की दृष्टि से सही नहीं है? तो सही नहीं है कि बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना। यानी कि इसमें करा है कि जिस बालक का बुद्धि क्षमता अधिक है, बौद्धिक क्षमता, उस पर ज़्यादा ध्यान देना और अन्य बालकों की तुलना में जो है उस पर ज़्यादा ध्यान देना। तो ये बात गलत है। जो भी जिसमें बुद्धि क्षमता कम है या जो भी मंदबुद्धि के हैं, तो क्लास में तो सबको एक साथ लेके चलना है, इसलिए उस सब पर भी बराबर ध्यान देना ही चाहिए। चलिए 19वां क्वेश्चन कर है, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु कितना होगा? तो इसका मानसिक आयु जो होगा 12 होगा। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो इसका कितना होगा मानसिक आयु? 12। इसका सूत्र भी है जो अभी नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में होगा। देखिए बुद्धि लब्धि लब्धांक ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो बुद्धि लब्धि जो ज्ञात किया जाता है उसका सही सूत्र जो है मानसिक आयु बट्टा कालानुक्रम की आयु होता है गुण्य 100। तो मानसिक आयु कितना का है और अभी वास्तविक आयु कितना है, उतना गुण्य उसमें 100 से गुना कर दीजिए तो वह निकल जाएगा। तो चलिए ये था 20 का 20 क्वेश्चन और देखते हैं आगे। फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने एवं उसके साथी साइमन ने बुद्धि के मापों के आधार के लिए किसे सर्वाधिक उपयुक्त पाया? बच्चे की रुचियों को, बच्चों में निर्णय, स्मृति, तर्क या आंकिक जैसे मानसिक कार्यों को, या बच्चों की शारीरिक क्षमता को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बिने और उसके साथ ही साइमन ने बुद्धि के मापन के आधार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो है बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क, आंकिक जैसे मानसिक कार्यों को शामिल किया। तो यह था इसका सही आंसर। तो इसका ये जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन 2 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष हो तो उसकी बुद्धि उपलब्धि कितना होगा? तो अभी बताया है कि जो मानसिक आयु है तो मानसिक आयु बट्टा जो है बुद्धि लब्धि वास्तविक आयु अगुने 100। तो देख लीजिए
इसमें जो है इसका सही आंसर कितना होगा? तो इसका जो सही आंसर है, जैसे 12 बट्टा यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 12 बट्टा 10 गुने कितना हो जाएगा 100, 10 है 100 कट गया, यानी कि 12 है 120 का हो जाएगा। कितना होगा? बुद्धि लब्धि 120 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप 8वीं कक्षा के अध्यापक हैं और आप इस कक्षा के एक छात्र का बुद्धि उपलब्ध 130 से अधिक पाते हैं, तो इसका अर्थ है कि वह बालक क्या है? अति श्रेष्ठ बुद्धि के हैं। वह बालक जो है अति श्रेष्ठ बुद्धि के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 24 में निम्नलिखित में से किस कथन में बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? तो यह जो है बुद्धि और बुद्धि परीक्षण का पता व्यावसायिक मार्गों में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। ठीक है, बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी सही है। और अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है, तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। तो ये उपरोक्त इसमें से सभी कथन जो है इसका सही है। चलिए अगला है, आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में व्यापक रूप से हो रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा जगत में बुद्धि परीक्षण के सदुपयोग का एक उदाहरण है? चलिए इसमें देख लीजिए 25 में कि ए में है बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रवृत्ति सुनिश्चित करना, या बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों के लिए अधिगम प्रणाली का चयन करना। तो बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रवृत्ति का चयन क्या है इसमें, ये देख लीजिए 25 का। तो 25 का इसमें सभी हो जाएगा। और एक सी वाला भी है, बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों को परामर्श देना भी, तो इसका सभी का सभी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्नलिखित में से किस व्यवहार से बचना चाहिए? तो परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना चाहिए, यही है इसका सही आंसर है। एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्नलिखित से उसे किस व्यवहार से बचना चाहिए? तो परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य से रोकना चाहिए, ये गलत होगा एक शिक्षक के लिए। तो ये था इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन किसने प्रतिपादित किया था? और यह कथन डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है, यह बुद्धि के वितरण के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं और खनिज और पेड़ पौधे को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो देखिए इसमें लिखा हुआ है खनिज, पेड़ पौधा और ये सभी प्रकार के पशु, खनिज और पेड़ पौधा है। तो इसको देखने से लग रहा है कि प्रकृति चीज़ से जुड़ा होगा, तो इसमें प्राकृतिक बुद्धि का ये जो है उसका गुण होगा, तो इसीलिए यह योग्यता प्राकृतिक योग्यता कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश के अलावा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो यह जो है जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसीज परीक्षण डैश के परीक्षण का उदाहरण है। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसीजन परीक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है। तो यह है सांस्कृतिक एवं बुद्धि उपलब्ध ये जो है सांस्कृतिक युक्त और बुद्धि जो लब्धांक जो है ये इसका सही आंसर है। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसीज परीक्षण संस्कृति युक्त बुद्धि लब्धांक है। तो ये था 30 का 30 क्वेश्चन। तो आप लोग इसको रिवीजन कर लिए होंगे। तो अगर अच्छा लगा होगा ये वीडियो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगला वीडियो आपके लिए इसी तरह का बना के लाता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।